यार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लाई हूँ स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो घटनाएं ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, तो सही संबंध क्या है? तो क्या होगा सही संबंध? तो सही संबंध होगा आपका ऑप्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी पी। प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत में दो घटनाएं ए और बी तब स्वतंत्र मानी जाती हैं जब एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता पर कोई प्रभाव ना पड़े। यदि ए और बी स्वतंत्र हैं तो उनके साथ होने की प्रायिकता उनके व्यक्तिगत प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। मान लीजिए अगर P इंटरसेक्शन B, अगर ऑप्शन ए की बात की जाए तो P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। यह संबंध सामान्यतः सही नहीं है, परस्पर अपवर्जी है। क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाओं के लिए पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस बी होता है। और अगर बात की जाए ऑप्शन सी की, कौन सा? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0, तो यह परस्पर अपवर्जी है, घटनाओं की स्थिति है जहाँ दोनों घटनाएं कभी एक साथ नहीं घट सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का डायमेंशन किसके समान होता है? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का डायमेंशन तो वो होता है आपका मीन। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो मानक विचलन है का आयाम, डायमेंशन हमेशा उसी डेटा के समान होता है जिसे मापा जा सकता है। यदि आपका डेटा मीटर में है, क्या है? यदि आपका डेटा मीटर में है, एम में है, तो उसका मीन भी मीटर में ही होगा। प्रसरण की गणना करते समय हम अंतर का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, इसलिए इसका आयाम यूनिट स्क्वायर जैसे एम स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी वितरण का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट क्या है? CV अधिक है। यदि किसी वितरण का CV अधिक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अधिक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा आपका, क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका अधिक वेरिएबिलिटी। क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि अधिक वेरिएबिलिटी है यदि किसी वितरण का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अधिक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डेटा के बिखराव का एक सापेक्ष माप है। यह हमें बताता है कि डेटा अपने औसत मीन के मुकाबले कितना फैला हुआ है। इसका जो फॉर्मूला होगा CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू थीटा अपॉन थीटा डिवाइडेड बाय अपॉन गुना 100। CV के मानकर क्या होगा? उच्च CV, हायर CV। अगर हायर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है तो इसका अर्थ है कि डेटा में अधिक वेरिएबिलिटी है और कम कंसिस्टेंसी है। अगर निम्न CV है, लोअर CV है, तो इसका अर्थ है कि डेटा में कम वेरिएबिलिटी है और यह अधिक कंसिस्टेंट या स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिक मीन कब उपयोगी होता है? कौन सा मीन? ज्योमेट्रिक मीन। तो वो जब गुणात्मक वृद्धि होती है, जब ग्रोथ रेट अधिक हो। ज्योमेट्रिक मीन उन स्थितियों से सटीक परिणाम देता है जब डेटा में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज, प्रतिशत, परसेंटेज या अनुपात, रेशोज शामिल होते हैं। क्या होते हैं? रेशोज शामिल होते हैं। ग्रोथ रेट, यदि किसी निवेश के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि की गणना कर रहे हैं, शेयर बाजार के सूचकांकों या पोर्टफोलियो रिटर्न के औसत के लिए, या फिर जब डेटा का पैमाना बहुत बड़ा हो जैसे 10, 100, 1000 आदि, तो अर्थमेटिक मीन जो माध्य है वह बड़े मूल्यों की ओर झुकता है, जबकि जो GM होता है, जो आपके GM होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो एक संतुलित औसत देता है। यदि डेटा में कोई भी मानक मान या मान 0 या ऋणात्मक या नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन की गणना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और चिन्ह के विपरीत हो तो क्या ये संभव है? ये असंभव है। क्या है? ये असंभव है। सहसंबंध जो कोरिलेशन और रिग्रेशन का सिद्धांत क्या कहता है? सांख्यिकी के नियमों के अनुसार कोरिलेशन कोफिशिएंट और दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के गणितीय चिन्ह हमेशा एक समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कि क्या के समान होने चाहिए? कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट के गणितीय चिन्ह हमेशा एक समान होने चाहिए। क्या कारण है इसके? यदि x के बढ़ने पर
वाई बढ़ता है। ये यदि क्या होता है, यदि एक्स के बढ़ने पर वाई बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। यदि एक्स के बढ़ने पर वाई बढ़ता है तो दोनों प्रतिगमन गुणांक क्या होंगे, धनात्मक होंगे। यदि एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है तो ये नेगेटिव आपका कोरिलेशन होगा। तो क्या होंगे, तो दोनों आपके ऋणात्मक चिन्ह होंगे। सहसंबंध गुणांक और प्रतिगमन गुणांकों के बीच संबंध होता है। आर का चिन्ह वही होता है जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का होता है। यदि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के चिन्ह विपरीत होंगे तो उनका गुणनफल क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा। और एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं हो सकता। तो संक्षेप में क्या इस संस्करण में आए, यदि गणितीय रूप से असंभव है कि एक प्रतिगमन गुणांक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। यदि आप यहाँ आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए 0.6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान, क्योंकि भाई 0.36 भी है, 0.6 भी है, 0.12 भी है, तो क्या होगा, ये आपका 0.6 ही होगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसका यह दर्शाता है कि चर वेरिएबल की भिन्नता को दूसरे चर के माध्यम से कितने प्रतिशत तक समझाया जा सकता है। इसका सीधा संबंध होता है सहसंबंध गुणांक के वर्ग से, कोरिलेशन कोफिशिएंट के वर्ग से होता है। यदि सहसंबंध गुणांक 0.6 है तो आर का हमें वर्क करना है 0.6 स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर क्या होगा, आपका 0.36। आर स्क्वायर का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, यह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस क्या होती है स्क्यूनेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो होती है आपकी 0। क्या होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस आपकी 0 होती है, विषमता होती है। विषमता क्या होती है, विषमता यह मापती है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन अपने माध्य मीन के चारों ओर कितना असममित है। विषमता क्या मापती है कि कोई वितरण अपने माध्य के चारों ओर कितना असममित है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो सामान्य वितरण होता है पूरी तरह से सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है। क्या कारण है उसका कारण है माध्यिका और बहुलक तीनों = होते हैं। इसके केंद्र में ये तीनों मान एक ही बिंदु पर होते हैं। इसका आकार एक घंटी जैसा होता है, क्योंकि इसके बाएं और दाएं दोनों हिस्से एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए इसमें कोई झुकाव या विषमता नहीं होती है। इसकी स्क्यूनेस आपकी होती है 0। पॉजिटिव स्क्यू जब वितरण की पूंछ दाईं ओर लंबी होती है। मान लीजिए मीन ग्रेटर दैन मीडियन ग्रेटर दैन मोड। क्या, मीन ग्रेटर दैन आपका मीडियन हो गया और ग्रेटर दैन आपका मोड हो गया। जो पूंछ होगी वो आपकी दाईं ओर होगी, क्या होगी, दाईं ओर लंबी हो गई, तो यहाँ पॉजिटिव स्क्यूनेस हो गई, धनात्मक विषमता हो गई। और अगर पूंछ आपकी बाईं ओर होती है, लंबी होती है, तब वितरण की पूंछ बाईं ओर लंबी होती है, तो यहाँ आपका नेगेटिव स्क्यू होता है, ऋणात्मक आपका वितरण होता है। मान लीजिए मीन लेस दैन मीडियन लेस दैन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी डेटा में आउटलायर्स मौजूद हैं तो कौन सा मेज़र अधिक रिलायबल है। यदि किसी डेटा में क्या है, यदि किसी डेटा में आउटलायर्स मौजूद हैं तो कौन सा मेज़र अधिक रिलायबल है, तो है आपका मीडियन। कौन सा, मीडियन। आउटलायर्स क्या होते हैं, आउटलायर्स चरम मान वे मान होते हैं जो बाकी डेटा सेट से बहुत अधिक बड़े या बहुत अधिक छोटे होते हैं। इन मानों का अलग अलग सांख्यिकीय प्रमाण पर अलग प्रभाव पड़ता है। आउटलायर्स या तो बहुत अधिक छोटे होते हैं या बहुत अधिक बड़े होते हैं। मान लीजिए मीन, यह सबसे अधिक प्रभावित होता है आउटलायर से, क्योंकि माध्य की गणना में बहुत सभी मानों को जोड़ा जाता है, इसलिए एक बहुत बड़ा आउटलायर औसत को ऊपर खींच लेता है, जिससे वह डेटा का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। मीडियन माध्य का यह सबसे अधिक रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, क्योंकि यह केवल मध्य पद पर आधारित होता है। इसे डेटा के चरम छोरों पर मौजूद मानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसे रोबस्ट मेजर कहा जाता है। बहुलक मोड, यह केवल बारंबारता पर आधारित होता है, यह आउटलायर से प्रभावित नहीं होता, लेकिन डेटा सेट
में एक से अधिक मोड हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई मोड ही नहीं हो, इसलिए यह हमेशा विश्वसनीय नहीं होता। मान लीजिए 5 लोगों की आय 1000 में, जैसे 10, 12, 15, 18, 500। यहाँ 500 एक आउटलेयर है। क्या है? 500 एक आउटलेयर है। मीन का अगर हम निकालेंगे तो 500/5 क्या आ गया? 112 आ गया, जो किसी भी आम व्यक्ति की आय के करीब नहीं है। मीडियन कैसे निकालेंगे? 15, जो डेटा के बहुमत का सही प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाता है? किसका? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्टैंडर्ड एरर। क्या? स्टैंडर्ड एरर। जब हम किसी जनसंख्या से बार बार नमूने लेते हैं, तो प्रत्येक नमूने के मीन की गणना करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक नमूने के माध्य की गणना करते हैं, तो उन सभी माध्यों का अपना एक वितरण बन जाता है, जिसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कहा जाता है। इस वितरण के मानक विचलन को ही स्टैंडर्ड एरर कहा जाता है। क्या होता है इसका उद्देश्य? स्टैंडर्ड एरर यह बताता है कि नमूने का माध्य सैंपल मीन वास्तविक जनसंख्या माध्य से औसतन कितना दूर हो सकता है। जो सैंपल हमने लिया है वो जो वास्तविक जनसंख्या है उससे कितना दूर हो सकता है। यदि किसी जनसंख्या का मानक विचलन थीटा है तो नमूने का आकार n है, तो स्टैंडर्ड एरर का जो सूत्र होगा वो होगा SE = θ/n। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि नल हाइपोथेसिस सही है तो टाइप आई एरर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो होगी आपकी अल्फ़ा। क्या होगी? अल्फ़ा। यदि नल हाइपोथेसिस सही है तो टाइप आई एरर की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी अल्फ़ा। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में टाइप 1 एरर होती है जब हम एक सही नल हाइपोथेसिस को गलत मानकर अस्वीकार कर देते हैं, और इसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहा जाता है। इसे ग्रीक अक्षर अल्फा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अल्फ़ा को सार्थकता स्तर भी कहते हैं। यदि हम परीक्षण के लिए अल्फ़ा = 0.055% चुनते हैं तो इसका अर्थ है कि हम 5% जोखिम लेने को तैयार हैं कि हम एक सही नल हाइपोथेसिस को गलती से अस्वीकार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि 2 नेल टेस्ट में सिग्निफिकेंस लेवल 5% है। क्या है? यदि 2 लेवल टेस्ट में सिग्निफिकेंस लेवल 5% है तो प्रत्येक टेल में कितना एरिया होगा? कितना एरिया होगा प्रत्येक टेल में? तो वो होगा आपका 2.5%। कितना? 2.5%। एक 2 नेल टेस्ट क्या होता है? 2 नेल टेस्ट में हम ये देखते हैं कि क्या हमारा परीक्षण मान किसी वितरण के दोनों छोरों में से किसी एक में आता है। जब हम सिग्निफिकेंस लेवल निर्धारित करते हैं कि जो परीक्षण मान है वो वितरण के दोनों छोरों में से किसी एक में आता है क्या नहीं, इसे ही सिग्निफिकेंस लेवल निर्धारित करते हैं। तो वह कुल अस्वीकृति क्षेत्र को दर्शाता है। मान लीजिए कुल क्षेत्र अल्फ़ा आपका 5% है या फिर 0.555 है। क्योंकि परीक्षण 2 नेल्ड है, इसलिए इस 5% क्षेत्र को वितरण के दोनों छोरों बाएं और दाएं में समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। तो कितना हो गया आपका? 5% को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया आपका 2.5। कितना? 2.5%। इसका अर्थ है कि यदि आपका डेटा वितरण की सबसे निचले 2.5% के सबसे ऊपरी 2.5% क्षेत्र में आता है तो आप नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 2 वेरिएबल परफेक्टली को रिलेटेड हैं। क्या है? 2 वेरिएबल है वो परफेक्टली को रिलेटेड हैं, तो रिग्रेशन लाइंस क्या होंगी? तो रिग्रेशन लाइंस आपकी कोइंसाइड करती हैं। क्या है? कोइंसाइड करती हैं। जब 2 चरों x और y के बीच परफेक्ट कोरिलेशन पूर्ण सहसंबंध होता है तो इसका मतलब है कि सहसंबंध गुणांक r = +1 है या r = -1 है। ऐसी स्थिति में सभी डेटा बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थिर होते हैं। आमतौर पर हमारे पास 2 प्रतिगमन रेखाएं होती हैं, y on x और x on y, लेकिन पूर्ण सहसंबंध की स्थिति में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, यानी समपाती हो जाती हैं, कोइंसाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि मीन = 20 है और SD है हमारा 4, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गणना करने के लिए हम मानक विचलन को माध्य से विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? मानक विचलन को माध्य से विभाजित करते हैं और परिणाम को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं।
जो इसका सूत्र है वो कैसा होगा, वो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इजिकल्स टू सिग्मा बटे म्यू। क्या होगा, सिग्मा बटे म्यू, सिग्मा बटे म्यू गुना 100। क्या होगा, गुना 100। जो मानक विचलन है, मानक विचलन को हम सिग्मा से प्रतिशत करेंगे और जो म्यू है वो हम मीन से प्रतिशत करेंगे। मीन इजिकल्स टू 100। मीन कितना दिया हुआ है आपका, म्यू कितना दिया हुआ है 20, और जो सिग्मा दिया हुआ है वो है आपका 4। तो 4/20 गुना 100, 0.2 गुना 100, तो आपका 20% आंसर आ गया। क्या आ गया, 20% इसका आंसर आ गया। इसका ऑप्शन सी है 20%। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक सापेक्ष माप है जो हमें समझने में मदद करता है कि डेटा में कितनी अस्थिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग कब किया जाता है, किसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग कब किया जाता है, तो किया जाता है रेयर इवेंट्स में। कब, रेयर इवेंट्स में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका प्रयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि एक निश्चित समय अंतराल या विशिष्ट क्षेत्र में कोई घटना कितनी बार घटित हो, क्या होगी, कोई घटना कितनी बार घटित होगी। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी घटना के घटने की संभावना बहुत कम हो लेकिन परीक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो। क्या होगी, परीक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो लेकिन जो घटने की संभावना है वो कम हो। यह घटना दूसरी घटना के घटने की संभावना को प्रभावित नहीं करता है। पॉइसन वितरण की सबसे बड़ी अनूठी विशेषता है कि इसका मीन और वेरिएंस दोनों बराबर होता है। क्या होता है, मीन और वेरिएंस दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि स्क्यूनेस पॉजिटिव है तो कौन सा संबंध सही है। अभी बताया था पॉजिटिव है तो कौन सा, पॉजिटिव है तो कौन सा, मीन लेस देन, मीडियन लेस देन, मोड। क्या होगा, मीन ग्रेटर देन, मीन ग्रेटर देन, मीडियन ग्रेटर देन, मोड। जब किसी डेटा वितरण में दाईं ओर एक लंबी पूंछ होती है तो उसे पॉजिटिव स्क्यूनेस कहा जाता है। इसे राइट स्क्यूड वितरण भी कहते हैं। माध्य सबसे अधिक प्रभावित होता है और दाईं ओर के चरम मानों के कारण खिंचकर सबसे बड़ा हो जाता है। मीडियन यह बीच में से रहता है। मोड या शिखर पर होता है और तुलनात्मक रूप से सबसे छोटा माना जाता है। मीन ग्रेटर दैन, मीडियन ग्रेटर दैन, मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।